बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट्स बाय डायफ्रैक्शन। और आज उसके हम थोरेटिकल बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे। और आज हम देखेंगे कि किन थ्योरीज की बुनियाद पे हम जो है वो मेजरमेंट्स बाय डायफ्रैक्शन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इन सारी बातों पे मुश्तमिल होगा। ये हमारा जो लेक्चर है ये हमारे कोर्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स लैब कोर्स से रिलेटेड है। PHY 5 and 2 एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर spring 2021. So in the last lecture we have talked about what is diffraction, diffraction condition, classification of diffraction, Fresnel diffraction, Fraunhofer diffraction के ऊपर बात की थी हमने। फिर diffraction by single slit, diffraction by double slit, और फिर डायफ्रैक्शन बाय मल्टी स्लिट्स या फिर ग्रेटिंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्स्टेकल शेप, ये सारा कुछ कि किस तरह से जो डायफ्रैक्शन है उसकी जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑब्स्टेकल शेप और स्लिट वगैरह पे डिपेंड करती है। इन सारी चीज़ों पे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम मेजरमेंट्स बाय डायफ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि एनालिटिकल मेथोडोलॉजी फॉर द स्लिट्स क्या कौन सी अपनाई जाती है और किस तरह से काम करेगी। एंड एट द लास्ट एनालिटिकल मेथोडोलॉजी फॉर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, स्लिट्स के लिए कैसे होगा, ग्रेटिंग के लिए कैसे होगी, इन चीज़ों के ऊपर आज की हमारी डिस्कशन होगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज डायफ्रैक्शन कंडीशन। आप सब लोग जानते हैं बेंडिंग ऑफ द लाइट, जिसे हम डायफ्रैक्शन कहते हैं, depends upon the two factors. The first one is the wavelength and the second one is the physical characteristics of the obstacle. तो इसका मतलब हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, एक तो वेवलेंथ को और एक है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्स्टेकल के ऊपर। तो इफ यू नोटिस दैट दिस इज द वेवलेंथ एंड दिस इज द ऑब्स्टेकल और अपर्चर। तो अगर आपके पास यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन मेक करना चाहते हैं और वेव जब इंटरेक्ट करती है ऑब्स्टेकल के साथ, तो देन वी हैव हियर a relation between them, and which is the wavelength and the size of the aperture and the shape of aperture. तो उस वाले से ये जो दो चीज़ें हैं ये कंपेयर की जाती हैं। तो इफ़ यू नोटिस दैट, तो आपके पास डायफ्रैक्शन तब होगी जब आपकी जो वेवलेंथ है इट इज़ कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द अपर्चर, कि आपकी वेवलेंथ का जो साइज है एग्जैक्टली इट इज़ कंपेरेबल टू द साइज ऑफ अपर्चर, और यू कैन से द स्लिट। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये डायफ्रैक्शन कंडीशन फुलफिल होगी। इफ वी हैव अ वेवलेंथ व्हिच इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द अपर्चर, देन आपके पास क्या होगी, रिफ्लेक्शन हो सकती है। इन द सेम वे इफ यू हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, देन ये आपको एज इट इज पार्टिकल को बगैर इंटरेक्शन के लीव कर सकती है। सो इस कंडीशन को मद्देनजर रखें, तो वी हैव हियर दैट कि आपके पास जो है दिस कंडीशन गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट कि आपके जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है इट कुड बी मूव वेरी फ्रॉम size of the particle and the wavelength. So as you can see here, this is the entire spectra of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, और उसके अंदर आपके पास जो रेडियो वेव है उसकी ये रेंज लिखी हुई है। तो ये 10⁻², 10⁻3, इंफ्रारेड 10⁻⁻5, विजिबल 10⁻⁻6 है, फिर अल्ट्रा वायलेट है, फिर एक्सरेज है, फिर उसके बाद आपके पास गैमा रेज है। तो इफ यू नोटिस दैट कि अगर ये लाइट आपस में इंटरेक्ट करती है तो ये ज़्यादातर रेडियो वेव बिल्डिंग्स वगैरह ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, माइक्रोवेव, हनी बीज, और इंफ्रारेड जो है वो पिन पॉइंट्स वगैरह के साथ, इसी तरह प्रोटोजोन्स के साथ विजिबल करती है। मॉलिक्यूल यूवी वगैरह को डायफ्रैक्शन पैटर्न को देखने के लिए काम आ रहे हैं, जबकि जो एक्सरेज वगैरह है वो एटम्स वगैरह के साथ इंटरेक्शन है इनका, जबकि जो गैमा रेज है इनका इंटरेक्शन एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट के विद रिस्पेक्ट टू द ईच साइज हम जो है उस तरह की वेवलेंथ यूज कर सकते हैं जिस तरह के हमने ऑब्स्टेकल को अंडरस्टैंड करना है, जिसको स्टडी करना चाहते हैं। तो उस हवाले से हम अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि किसी बड़ी बिल्डिंग को मेजर करने के लिए, तो फिर हम रेडियो वेव्स का यूज कर सकते हैं डायफ्रैक्शन के लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द टू अंडरस्टैंड द इंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स और टू एटम्स, और उसे हम मॉलिक्यूल लेवल पे चेक करना चाहते हैं, देन यू विल use the ultraviolet radiation. If you are interested to understand the nature of the atoms, and तो फिर आपके पास क्या है, एक्सरे यूज की जा सकती है। एंड सिमिलरली वी कैन यूज फॉर द फर्दर गैमा रेज वगैरह। तो ज़्यादातर जो है एक्सरे वगैरह यूज की जाती हैं एटॉमिक अरेंजमेंट्स को मेजर करने के लिए, जिसे आप एक्सरे डायफ्रैक्शन भी कहते हैं।
जबकि जो है अगर आपके पास यूवी विजिबल जो होती है एक्चुअली इट गिव यू दी प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स कि वो किस तरह के नेचर के हैं, वो किस तरह से बॉन्डिंग है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपके पास जो है ये दिया जाता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली दैट कि with respect to the size of the obstacle we can use the entire any of the wavelength from the entire spectra of electromagnetic spectra और उसके मुताबिक हम इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं. सो आइए इसका मतलब अगर आपके पास डायफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल तो ये डायफ्रैक्शन है. तो आज देखें कि जब हम लाइट सोर्स को डालते हैं किसी भी ऑब्स्टेकल के ऊपर तो वो किस तरह से पैटर्न हमें मुहैया करते हैं. तो इफ यू लुक एट अगेन द पैटर्न ऑफ दैट तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंजेस हैं और डार्क फ्रिंजेस हैं. सो हियर इज अनदर पैटर्न कि ये वो रीजन है जिसके अंदर आपके पास जो है ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो ज़्यादा ब्राइटर है और डार्क फ्रिंजेस जो है वो ज़रा, जबकि ये वाला जो रीजन है इसमें आपका जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो उतनी ही आपस में क्या है कम डार्कर है. यू कैन से ये कम ब्राइट रीजन है और ये लोअर है. मीन टू से यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे ये सूरत है. अगर हम इसको कल पिछले लेक्चर के हिसाब से अगर मैं ये करें तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमारे पास जो लेक्चर था लास्ट टाइम उसमें हमने देखा था कि मिडिल वाले पार्ट के अंदर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है दैट इज मच मच यू कैन से is higher. So this amplitude is represented the amplitude intensity distribution and this is the width of the screen. तो ये स्क्रीन की डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट रिप्रेजेंट्स दैट कि आपके पास जो है ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक ये मिडिल वाले पार्ट के अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा है जबकि लोअर वाले पार्ट या फिर अदर देन द मिडिल पार्ट ये इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है. सिमिलरली आपके पास जो है ये सूरत जो है यहाँ पे ये भी फ्राहम की जा रही है कि आपकी जो इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ वेरीज और ये क्यों वेरी कर रही है इट डिपेंड्स अपॉन दी यू कैन से दी इंटरमिक्सिंग ऑफ दी टू वेवलेंथ. तो ये जो आपके पास फर्दर जो है वेव फ्रंट्स कह सकते हैं आप इसको ये जनरेट हो रहे हैं ये जब एक स्क्रीन पे मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो तब आपके पास ये डिफरेंट इंटेंसिटी का पैटर्न बनता है. अगर आप इन वेव फ्रंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखें कि इनका पैटर्न इस तरह से क्यों बनता है तो इसके अंदर एक ही चीज़ जो है वो मद्देनजर रखते हैं हम कि ये आपके पास बुनियादी तौर पे इंटरफेरेंस की वजह से या सुपरपोजिशन की वजह से बन रहा है. और सुपरपोजिशन को समझने के लिए बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी टू simultaneous wave blue or green is the algebraic sum of the two displacements. तो होगा क्या कि जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वो एक दूसरे पे अगर ओवरलैप करें तो इसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं. और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है किसी भी वेव का मिल के या बड़ी वेव या ओवरऑल हाई एनर्जी या हाई एम्पलीट्यूड वाली वेव बनना या लो एम्पलीट्यूड वाली वेव बनना इट डिपेंड्स अपॉन दी टू फैक्टर्स है. तो एज यू कैन सी है कि जैसा कि स्क्रीन के ऊपर है ये ब्लू वेव है और ये आपके पास लाइट ग्रीन कलर वाली वेव है और आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर क्रस्ट जो है वो क्रस्ट पे है और ट्रफ जो है वो ट्रफ पे है तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें एक दूसरे को एड अप हो जाएंगी एंड यू हैव अ रिजल्टेंट इफेक्ट है. तो ये ओवरऑल यू विल गेट द हायर वेव है तो जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं. होwever फॉर द केस ऑफ वेव जब आपके पास एक ऐसी वेव हो जिसका क्रस्ट क्रस्ट पे ट्रफ ट्रफ पे हो और इस तरह की सिचुएशन के ऊपर जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जिसके अंदर आपके पास सिचुएशन है एक दूसरे से रिवर्स होती है. So the superposition of two coherent wave lies in the light dark fringes on the screen. तो अगर कोई दो कोहेरेंट लाइट वेव हो तो आपके पास जो है वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की पैटर्न बनेंगे स्क्रीन के ऊपर. और कौन सी कंडीशन है जिससे आपको ब्राइट फ्रिंजेस ही मिलेंगी. द ब्राइट फ्रिंजेस अकर व्हेन द डिफरेंस इन द पाथ इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन वन मिल. याद रखिएगा कि ये वो
कंडीशन है जिसके ऊपर आपका इंटीग्रल मल्टीपल कितना होगा जी, डिफरेंस का, पाथ डिफरेंस का, वो आपके पास है जी लैम्डा का। अमूमी तौर पे दो चीजें चेक की जाती हैं, एक है जी पाथ डिफरेंस, इसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है फेज डिफरेंस को हम यू कैन से डेल्टा फाइव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस जो है, अगर लैम्डा, और फेज डिफरेंस जो है, इफ इट इज यू कैन से दी जीरो, आप इसको भी जीरो लैम्डा या फिर जीरो को कह सकते हैं। अगर ये होगा तो यू हैव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। However, if the path difference or the phase difference is other than that, then you have a destructive interference. तो आप देख सकते हैं कि ये पहली वेव है और दूसरी वेव है, तो पाथ डिफरेंस क्या आता है, इन दोनों वेव्स के ओवरऑल वेवलेंथ के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। So according to this path difference, you can see here कि ये आपके पास पहला path difference है, इस तरह से ये overall path difference है, और इसको हम अगर देखें तो ये फोर्थ वेवलेंथ के दरमियान पाथ है। तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालें तो पहले के दरमियान जो डिफरेंस है, यू कैन सी है कि ये आपके पास 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा का डिफरेंस है। तो यू हैव है द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो ये कंडीशन है किसके लिए जी, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। अगर आपके पास ये कंडीशन है तो यू हैव द ब्राइट फ्रिंज एज डेल्टा पी is equal to n lambda, or this is the general condition where n is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on. Similarly, we have the condition for the dark fringes, and it will occur at when you have the path difference, which is the odd multiple of one of the half of the wavelength. So you can say easily the path difference should be equal to the integral multiple of lambda. So this is the way we will write that कि ये this is the integral multiple, and integral half multiple जो है वो lambda का है, तो उस वाले से इसको लिखा जाएगा। However, for the case of phase difference, we have here the value as 0 again, to have pi, pi by 2 and all these things। तो इस तरह से हम इनके phase difference को write up करेंगे। तो अगर हमारे पास ये पहली वेव है, दूसरी है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो पाई बाई टू का है, सेकंड के दरमियान लैम्डा का, फिर लैम्डा का। सो दिस विल बी टेकन एज एन लैम्डा बाई टू भी लिखा जा सकता है, और you can say here the dark fringe is equal to lambda by n over n lambda by 2, where n is equal to 1, 3 or 5 up to so on. However, for this case, if we are taking this case that कि अगर आपके पास यही केस अगर आप रखना चाहते हैं तो इसके अंदर n की वैल्यू डिफरेंट होगी। फॉर दिस केस n शुड बी could be 0, 1, 2 up to so on। तो ये n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड फॉर दिस केस दिस n इज हेयर दी 1357। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप वो फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपके पास ये फर्क होगा, अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें ये डिफरेंस होगा एनर्जी का। ओके, आइए अब देखते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि बुनियादी तौर पे पाथ डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हम देखना चाहें कि जब एक रेस जो है वो दूसरे रेस के साथ मिलती हैं तो उसूली तौर पे ऐसा क्या होता है जिसके वजह से हमारे पास जो है ये पाथ डिफरेंस ये आ रहा है, इसका क्या तरीकाकार है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसको आप लोगों ने कॉलेज फिजिक्स में भी देखा हुआ है। दिस इज बेसिकली द स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यू कैन से कि दिस इज अ सोर्स S1 S2। आपकी जो वेव्स आ रही होती हैं वेव फ्रंट्स होते हैं, और वेव फ्रंट्स जो है वो ऐसे ही हैं जैसे मल्टीपल सोर्सेज हों। तो फिर उस नतीजे के अंदर ये इनके दरमियान जो सेपरेशन है, दिस इज डी एंड दिस इज डी साइन थीटा। ये P1 है और ये P2 है, ये स्क्रीन के ऊपर ये आपके पास पैटर्न है। तो हम पी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पहली रे का पाथ है दैट इज P1, दूसरी का P2 है। इनके दरमियान डिफरेंस को देखा जाए तो डिफरेंस डिटरमाइंस दैट द लाइन लाइट जो है वो डार्क होगी या ब्राइटर होगी। सो आइए सबसे पहले द पाथ डिफरेंस पे फोकस करें। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू P1 माइनस P2। अगर हम देखें तो P1 और P2 के दरमियान डिफरेंस निकालने के तो P1 का जो फर्क है इसको कंप्यूट किया जा सकता है, और दिस डिफरेंस इज नोन एज यू कैन से द डी साइन थीटा।
तो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करते हुए डी साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। और डी साइन थीटा जो है वो बार इज ए पाथ डिफरेंस। और अभी जो हमने कंडीशन पढ़ी है कि पाथ डेल्टा पी की वैल्यू होती है एन लैम्डा, किसके लिए जी, पाथ डिफरेंस के लिए, होएवर कंस्ट्रक्टिव पाथ या यू कैन से ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। जबकि जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं वो एन लैम्डा बाई टू के हिसाब से होती है और एन इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से ये चलेगा और इसके मुताबिक ये होगा। और आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी ज्योमेट्री को रिकॉल करें तो आपके पास है कि sin theta is equivalent to tan theta। तो actually that was the you can say the tan theta। और उसके मुताबिक जो है हम देख सकते हैं sin theta is equal to dy over dx here। तो दिस इज d sin theta और ये y है आपके पास, ये d है। और इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। So this is a complete, you can say a complete diagram of right angle triangle। आप यहाँ पे easily, this is the width, length, you can say the perpendicular, this is the you can say the base। और इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, दिस इज द डी साइन थीटा है। तो ये आपके पास कंप्लीट डी है एंड दिस इज द कंप्लीट डी, दिस इज द वाई और दिस इज द एक्स है। तो आप इस तरह से इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर एक्स आ जाएगा। और ब्राइट फ्रिंजेस जो है वाई एन ओवर एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर द केस ऑफ साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप इसको कंपेयर करते हुए एस इज इक्वल टू आर थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके नतीजे के अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के साथ। तो इस तरह से आप ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन ऑन द स्क्रीन में ये कर सकते हैं। इसी तरह से डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन ऑन द स्क्रीन भी मेजर किया जा सकता है। आफ्टर डूइंग दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि किस तरह से ये जो है फ्रिंजेस की पोजीशन और ये सारा कुछ होता है। आइए इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं। और वो है जी, टू स्लिट्स आर 0.08 millimeter apart and the screen is 2 meter away। तो इसके अंदर जो स्मॉल डी है एक्चुअली दैट इज 0.08 मिलीमीटर और जो डिस्टेंस है स्क्रीन से इट इज बेसिकली द एक्स है और वो है 2 मीटर। एंड हाउ फॉर इज द थर्ड फ्रिंज लोकेटेड ऑन द सेंट्रल मैक्सिमा इफ द लाइट ऑफ द वेव इज 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर की लाइट है आपके पास। तो आपके पास जो है लैम्डा 600 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो हमने डायरेक्ट फ्रिंज को फाइंड, तो ये वो गिवन डाटा है जो हमें पता है, एक्स इज इक्वल टू 2m और डी इज इक्वल टू 0.08 मिलीमीटर। तो हमने लैम्डा की वैल्यू पता है, हमें हमें वाई की वैल्यू कंप्यूट करनी है। वेरी सिंपल, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दी थर्ड डार्क फ्रिंज है। तो ये कौन सी फ्रिंज पूछी हुई है आपसे जी, इट्स बेसिकली द थर्ड वे। थर्ड के लिए वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखें तो 1 3 और 5, तो ये एक पांचवी वैल्यू है जो कि थर्ड फ्रिंज के लिए पूछी हुई है। सो इन दिस वे वी कैन सी हियर इजीली डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा था, तो एन लैम्डा की बजाय आपके पास एन आ जाएगा 5 और ये लैम्डा बाई 2 है। दिस इज द कंडीशन फॉर द डार्क फ्रिंज। आप इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जो है डार्क फ्रिंज अकर एट एन इज इक्वल टू 5 और डार्क फ्रिंजेस जो है डी वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं फॉर्मूले के मुताबिक और हमने वैल्यू पुट की। और आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू अननोन है और बाकी सारी वैल्यूज नॉन है। हमने वैल्यू पुट करके इजीली बता दिया कि आपका जो आंसर होगा y इज इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हम इन वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। सो इन द सेम वे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर बात करेंगे कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसे काम करती है और इसको अगर हमने इसी एनालिटिकल मेथोडोलॉजी से करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम ये सारी डिस्कशन करेंगे और फिर इसके बाद हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट by diffraction grating and determine the size of the object by laser light
कैसे निकाला जा सकता है, इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। जी, अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।